दोस्तों, आज के हमारे प्रोग्राम नई नस्ल नई रोशनी में एक मुलाकात के तहत आपकी मुलाकात करवाएंगे एक नौजवान डॉक्टर से। आप हैं डॉक्टर आशीष भनोट, सीनियर कंसल्टेंट, डिपार्टमेंट ऑफ लेप्रोस्कोपिक गैस्ट्रो एंड ओबेसिटी सर्जरी, फोर्टिस हॉस्पिटल, नई दिल्ली। आइए सुनते हैं डॉक्टर आशीष भनोट से शमीम उस्मानी की ये बातचीत। सामीन आदाब। मिर्जा गालिब ने कहा था, तंगदस्ती अगर न हो गालिब, तंदुरुस्ती हजार करने लगे हैं। एक जमाना था कि लोग खेतों पे काम करते थे, मेहनत मजदूरी करते थे और चुस्त दुरुस्त रहते थे, लेकिन मौजूदा दौर में आते आते हम कंप्यूटर के सहारे बहुत कुछ बैठने लगे हैं। बहुत सा काम हमारा कंप्यूटर के जरिए होने लगा है, तो उसमें हमारी सिटिंग बढ़ गई है। इसकी वजह से कुछ और चीजों के अलावा एक जो मेन प्रॉब्लम आई वो है मोटापा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि मोटा नजर आने वाला आदमी मोटा ही हो। असल में मोटापा क्या है, इसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या पहचान है, क्या वजूहात हैं, इन तमाम सवालों के जवाब के लिए आज हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं डॉक्टर आशीष भनोट। डॉक्टर साहब, स्टूडियो में आपका इस्तकबाल है। थैंक यू जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहला जो मेरा सवाल है जी, कि मोटापा है क्या, ओबेसिटी क्या है? मोटापा बेसिकली एक्सेस फैट डिपोजिशन है बॉडी के अंदर। एक किसी नॉर्मल आदमी का वेट, एक हम सपोज करते हैं कि इट हैज टू बी 40 या 50 केजीज अकॉर्डिंग टू, उसको हम डिफाइन जो करते हैं उसका एक क्राइटेरिया है बीएमआई। बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स। किसी भी का वेट अगर 100 किलो है या 40 किलो है या 70 किलो है, हम उससे डिफाइन नहीं कर सकते। हमको उसका मोटापा या उसकी बॉडी के जो इंडेक्स है उसको मेजर करना है बॉडी मास इंडेक्स से। वो कैसे मेजर करते हैं? वो उसकी हाइट से मेजर करते हैं। बॉडी का वेट की हाइट और एंड बॉडी वेट, उसका एक हम प्रपोर्शन लेते हैं। ठीक है, अगर किसी का वेट है 60 केजी और उसकी हाइट है 5 फीट 4 इंचेस समझ लीजिए, उसको हम डिवाइड करते हैं, उसको हम मीटर्स में कन्वर्ट करते हैं पहले हाइट को, और वेट को किलोग्राम्स में लेते हैं, और जो वेट को डिवाइड करते हैं हाइट के मीटर स्केल से। अच्छा, जो भी इंडेक्स आता है फिर हम वो इंडेक्स शुरू होता है 18 से लेके, फिटनेस से शुरू हो जाता है 18 से लेके 25 तक हम गिनते हैं। ओके, दे आर एवरेजली बिल्ट और गुड बिल्ट। उसके बाद जिसका 25 से ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है बीएमआई, डेट मीन्स कि उसको मोटापे के कारण दिक्कतें आनी शुरू हो गई हैं एंड वो ओबीस है। अच्छा, ठीक है। अब वही ओबेसिटी अगर 25 से ऊपर बीएमआई बढ़ के 30 तक आता है तो विद मॉडरेट डिस्कम्फर्ट वो एक नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं। पर जब ये 30 से ऊपर बढ़ के 32.5 या 35 से ऊपर चला जाता है, तब ये इसके साइड इफेक्ट्स देना शुरू कर देते हैं। टर्मिनोलॉजी की बात कर रहे हैं, एक आम आदमी हमारा सुनने वाला जी जी ये कैसे समझे कि वो मोटा हो गया? जैसे बॉडी का वेट बढ़ गया, फैट बढ़ गई, गले के नीचे फैट आनी शुरू हो जाती है, हिप्स के ऊपर आ गई, पेट के ऊपर तो पेट फूलना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ अगर सांस फूलना शुरू हो गया, ब्लड प्रेशर की बीमारी आ गई, घुटनों की प्रॉब्लम हो गई, तो ये सब फैट, ये सारी चीजें मोटापे के साथ साथ चलती हैं। बिल्कुल, यानी कि अगर आदमी मोटा हो गया तो उसको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है, और गैस ट्रबल भी हो सकती है, और घुटनों में भी प्रॉब्लम हो सकती है। ब्लड प्रेशर हो गया। ब्लड प्रेशर के अलावा एक लिपिड प्रोफाइल जो होता है, जो हार्ट की बीमारियों को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, जैसे ये बढ़ता है उसके कारण हार्ट प्रॉब्लम्स भी बढ़ जाती हैं। लिपिड प्रोफाइल अगर बढ़ जाए, जिसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम हम बोलते हैं जी जी, तो उसके कारण हाइपरटेंशन आ जाती है, डायबिटीज आ जाती है, प्लस वेट गेन होता है। अच्छा, सपोज मेरी हाइट 5 फुट 11 इंच है जी, तो मेरा वेट कितना होना चाहिए? 5 फुट 11 इंच के हिसाब से आपका वेट 64 फुट 10 इंच है। हर इंच पे अलग बदल जाएगी वेट? हर इंच से अलग बदल जाएगी। और मोटापे का क्राइटेरिया, जो हाइट हमने गिननी है, वो बीएमआई के हिसाब से ही कैलकुलेट करनी है। अच्छा। किसी भी पर्सन की, एक बंदा अगर 50 किलो का है और उसकी हाइट है 4 फुट 5 इंच या समथिंग, तो वो भी मोटा हो सकता है एज कम्पेयर टू जिसका वेट 100 किलो है पर उसकी हाइट 6 फुट 4 इंच 5 इंच है। तो हम उनका दोनों का बीएमआई देखते हैं, दोनों का बीएमआई अगर बराबर है तो इसका मतलब वो फिट है, दोनों इक्वली फिट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लोगों का वेट कम भी होता है, तो हाँ, क्या ये भी कोई प्रॉब्लम है? वेट कम होना, यानी दुबले पतले से होते हैं बहुत, लेकिन अपने आप को बड़ा चुस्त दुरुस्त और फिट मानते हैं, वो एक फिट है। वो उनको हम इसको भी हम बीएमआई क्राइटेरिया पे अगर हम नापते हैं, यही वेट डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर, तो उसमें अगर वो 18 से
ज्यादा बीएमआई है, डेट मीन्स दे आर फिट, अंडर नरिश्ड या माल नरिश्ड नहीं है। अच्छा। जिनको हम देखने में ग्रॉसली हम लोग कह देंगे ये तो कमजोर है, देखने में पतला है, वीक है, डेट डजंट मीन कि वो सचमुच में प्रोन कर रहे हैं। जी। अच्छा, इसके क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं मोटापे के? मोटापे का सबसे पहले मैंने बताया जैसे डायबिटीज शुरू हो जाती है, हाइपरटेंशन शुरू हो जाती है जी। एट ए वेरी अर्ली एज, ठीक है। उसके बाद घुटनों की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, हार्ट डिजीजेस को ये प्रोन होते हैं। एक अनदर प्रॉब्लम होती है ज्यादा एक्सेसिव स्लीपीनेस, वो सोते रहते हैं ज्यादा। अच्छा। स्लीप एपनिया बोलते हैं हम उसको, क्योंकि जब वो मोटे हो जाते हैं तो उनके गले में और अंदर सब जगह फैट डिपोजिशन होने के बाद वो सो नहीं पाते। जब वो सो रहे होते हैं तो उसके बीच में उनकी स्लीप जो होती है इनएडिक्वेट होती है, जिसको स्नोरिंग, जैसे स्नोरिंग बहुत बढ़ जाती है, खराटे बढ़ जाते हैं। खराटे होते होते क्या होता है कि बीच में उनकी सांस भी रुकती है थोड़ी देर के लिए, तो जिसके कारण उनकी स्लीप हमेशा डिस्टर्ब रहती है। तो अगर वो डिस्टर्ब स्लीप से सोएंगे पूरी रात तो अगले दिन सुबह वो सुकून की नींद और कंफर्टेबल नहीं होंगे और ड्राउजी होंगे। काफी बार जो ये कॉमन है कि जो बहुत ज्यादा मोटे लोग होते हैं ड्राइव करते करते सो जाते हैं, एंड अच्छा, ऐसा भी होता है? जी, दे आर प्रोन टू एक्सीडेंट्स ऑल्सो। इनकी अगर वो रात में सुकून से नहीं सोए, सुबह ड्राइव करेंगे तो सोने के चांसेस रहते हैं। पता भी नहीं होता कि ये सो नहीं पा रहे, क्योंकि वो बीच बीच में सोते सोते उनकी नींद खुलेगी, वो ड्राउजी होंगे, सांस थोड़ी देर के लिए बंद होएगी और फिर वो जाग जाएंगे। तो एक्चुअली स्लीप एपनिया बोलते हैं हम इसको, जिसमें ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है बीच में, फिर एकदम से बॉडी स्टिमुलेट होती है, फिर जाग जाते हैं और ऐसे चलता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल और भी मेरे जहन में आता है। आजकल ओबेसिटी का बड़ा चर्चा है कि साहब मोटापा। इसके साथ एक चीज और भी मैंने सुनी है, हो सकता है मेरी मालूमात कम हो, कि डायबिटीज। क्या डायबिटीज का मोटापे का आपस में कोई रिश्ता है? जी बिल्कुल, डायबिटीज मोटापे, जैसे ही मोटापा आना शुरू होता है सब लोग, यही पेशेंट्स ज्यादा प्रोन हो जाते हैं डायबिटीज के लिए, क्योंकि डायबिटीज के जो फैट के सेल्स होते हैं वो हमारे इंसुलिन की रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा। हमारी बॉडी के अंदर एक ऑर्गन है पैंक्रियाज, जिसने इंसुलिन सिक्रीट करनी है, वो इंसुलिन सिक्रीट करता रहता है। बट अगर हमारा मोटापा हो गया तो हमारी जो इंसुलिन की जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि फैट सेल्स उसको वेस्ट कर देंगे इंसुलिन को। जी। अच्छा। तो जितनी हमको इंसुलिन चाहिए उतनी बॉडी पचा नहीं पाएगी, तो डायबिटीज हो जाएगी। और इंसुलिन का डिस्टर्बेंस जो है डायबिटीज जी शुरू। अच्छा, आपने बहुत सारी बातें बताई बीमारी मोटापे के हवाले से, उसके साथ साथ दूसरी बीमारी बताई। एक सवाल जो अहम उठता है जहन में कि आखिर इसको कंट्रोल कैसे करें? दुश्मन तो सामने है, मारें कैसे इसे? उसके लिए सबसे पहले तो हमको कॉज जानने की जरूरत होती है कि बीमारी है कहाँ से, शुरू कहाँ से हुआ मोटापा। या तो ये हमारी हैबिट्स के कारण है, चेंजिंग लाइफस्टाइल सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम है हार्मोनल डिजीजेस होती है किसी में, उसका हार्मोनल बैलेंस को हमको ठीक करना है। थर्ड थिंग जो फूड हैबिट्स आजकल बहुत ही चेंज हो गई हैं, क्योंकि इसमें हाई कैलोरी, जंक फूड इज वेरी हाई कैलोरी। फैटी फूड्स होते हैं, समोसे पकौड़े ये तो है ही हैं, पिज्जाज बर्गर्स सब डीप फ्राइड हैं, और एक एक बर्गर जो होता है वो हमारा पूरे दो टाइम के खाने के बराबर हो जाता है कई बार। उसकी कैलोरीज जो है, इतनी कैलोरीज हैं, जितनी कैलोरीज हमको चाहिए दिन के अंदर मैक्सिमम 1200 से 1400 कैलोरी, या हैवी वर्कर है 1800 से 2000 के करीब ले लेगा। बट काफी बार होता है कि इतना बड़ा वो जो चंक ले लेते हैं हम पिज्जा का, एक ही में हम आधे दिन का खाना खा जाते हैं, कई बार पूरे दिन का ही खा जाते हैं। तो वो जो जितनी भी इनटेक एक्सेस है वो सारी की सारी कन्वर्ट होनी है फैट में। अब कोलाज आ गए, पहले आते थे छोटी छोटी ड्रिंक्स आती थी, अब महाकोला आ गए हैं, वो बड़ी बोतल लेते हैं बच्चे, बड़ी की बड़ी भी खत्म कर देते हैं। ठीक है? हाँ, होता है। तो वो सभी चीजें ये ऐड ऑन कर रही हैं हमारे इसमें। अच्छा, जैसे आप मोटापे का जिक्र कर रहे हैं, तो मोटापे का स्टैंडर्ड हर क्या ज्योग्राफिकली भी कुछ चेंज होता है कि कहीं कुछ ऐसा कुछ है? जियोग्राफिकली पैटर्न फर्क है मोटापे का। जैसे हमारे जितने भी वेट गेन या ओबेसिटी है एशियन रीजन में, सेंट्रल ओबेसिटी है, सेंट्रल ओबेसिटी जिसमें पेट पे फैट आता है सबसे पहले। और जो इंग्लिश हैं या यूएस की रेसेस हैं, इनके जो हैं इनके सारे ओवरऑल बॉडी में आता है। सो सेंट्रल ओबेसिटी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि ये डायबिटीज को प्रोन करती है, ये ज्यादा हार्ट डिजीजेस के लिए प्रॉब्लम करती है, हार्ट डिजीजेस ज्यादा है सेंट्रल ओबेसिटी के कारण। जितने भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम हैं सेंट्रल ओबेसिटी में ज्यादा है। अच्छा, तो इसको एक तरह से देखा जाए कि इसकी कुछ सर्जरीज वगैरह भी है? हाँ जी, मोटापे का पहले तो प्राइमरी कंट्रोल हम मेडिकल मैनेजमेंट, एक्सरसाइज, डाइट कंट्रोल करते हैं।
पर जब ये लगता है कि नहीं, नाउ इट इज बियॉन्ड ए कंट्रोल, अब ये सर्जरी ही मतलब वे पेशेंट कर ही नहीं पा रहे कंट्रोल में, जी। तो उनका कोई हल नहीं है, तब सर्जरी आंसर आता है। स्पेशली उन लोगों में जिसमें डायबिटीज आ गई है या हाइपरटेंशन आ गई है मोटापे के कारण, जिनमें स्लीप एपनिया डिसऑर्डर्स शुरू हो गए हैं, जॉइंट प्रॉब्लम शुरू हो गई हैं, उनको तो स्ट्रेट अवे इंडिकेटेड हो जाती है सर्जरी एट ए बीएमआई जिनका 32.5 से भी ऊपर बीएमआई चला जाता है। ये क्राइटेरिया एशियन रेस के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बीच में एक सवाल मेरा और ध्यान में, ये जो बीएमआई का तस्करा हो रहा है, ये किसी भी लैब में टेस्ट हो सकता है कहीं? बीएमआई आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, एक सिंपल टेस्ट है। आपको वेट किलोग्राम में लेना है, हाइट मीटर स्क्वायर में लेनी है, उस वेट को डिवाइड कर देना हाइट मीटर स्क्वायर से, जो बीएमआई आएगा वो 18 से लेकर 25 तक आ रहा है तो ये नॉर्मल रेंज। 25 से ऊपर जितना आया वो आप ओबेसिटी है। ग्रेडिंग करते करते अगर आप 30 तक भी आते हैं तो वो गलत है, और 25 से 26 27 फिर भी चल सकता है। और 30-32 से ऊपर आना शुरू हो गया मतलब कि आप मॉर्बिडिटी के, मोटापे से रिलेटेड बीमारियों को आप प्रोन हो गए हो, तब ओबेसिटी को हम डिजीज कहेंगे। एक नॉर्मल ओबेसिटी है, एक डिजीज्ड है जो ऑलरेडी प्रॉब्लम्स कर ही रही है आपके अंदर, मे भी आपको विजिबल नहीं है, पता नहीं चल रहा, पर वो आपके अंदर मैकेनिज्म शुरू कर चुकी है बीमारी। अच्छा, तो सर्जरी का आप जिक्र कर रहे थे, सर्जरी किस तरह की होती है इसमें आमतौर से? देखिए, इसमें अलग अलग तरह के ऑपरेशन होते हैं। एक ऑपरेशन होता है कि स्टमक जो होता है हम उसको छोटा कर देते हैं, बैंड बना देते हैं कि खाने की कैपेसिटी कम हो जाती है, ठीक है। अच्छा। इसमें ईटिंग कैपेसिटी कम करना एक ऑपरेशन की मोड है। दूसरी मोड है हम जो भी वो खाता है उसको माल अब्जॉर्प्शन करा देते हैं, कि जो भी वो डाइट ले रहा है वो एक अलग रास्ता हम इंटेस्टाइन का अंदर ही अंदर बना देते हैं। ये ऑपरेशन होते हैं दूरबीन से, जिससे पेशेंट को ज्यादा पेन भी नहीं होती। तीसरे चौथे दिन वो घर चले जाते हैं। तो जब वो खाना खा रहे होते हैं, वो खाना अलग रूट से निकल गया, तो जो भी कैलोरीज हैं वो अब्जॉर्ब नहीं हुई। रिस्ट्रिक्टिव में क्या हुआ, जो खा ही कम पाता है उसकी डाइट हम उसका पेट कर देते हैं बहुत छोटा, तो वो जैसे ही थोड़ा सा लेता है उसको लगता है मेरा पेट भर गया। अच्छा। तो इसमें जो छोटा करने के ऑपरेशन दो प्रकार के होते हैं। एक तो बैंड पहना देते हैं स्टमक के अराउंड, पहले बहुत प्रचलित था ये ऑपरेशन, पर आजकल ये धीरे धीरे कम हो गया है क्योंकि इससे भी बेटर ऑपरेशन आ गए हैं, जिसमें हम स्टमक को ही पूरा बहुत छोटा कर देते हैं साइज में, रादर देन बैंड पहनाना। जब हम स्टमक छोटा करते हैं तो पेशेंट की भूख ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। तो उससे डॉक्टर साहब कमजोरी नहीं आती होगी पेशेंट को? बॉडी के अंदर फैट इतनी है कि वो सारी कंज्यूम होते होते 1.5 से 2 साल लग जाते हैं, वीकनेस नहीं आती। तब तक बॉडी का ये स्टमक और बाकी चीजें अपने आप को बैलेंस बना लेती हैं। अच्छा। तो कमजोर कोई भी नहीं होता, वीक कोई भी नहीं होता। ज्यादा से ज्यादा वेट जो लॉस होता है, अगर किसी का इससे लॉस होता है तो वो 80% ऑफ एक्सेस। अच्छा, जैसे आमतौर से एक तासुर है और एक जहन में ये बात रहती है कि ऑपरेशन कभी कभी खतरनाक भी हो जाता है, मतलब तो क्या इस तरह की सर्जरी में कोई है कॉम्प्लिकेशंस? अब अलग अलग तरह का पेशेंट है, डिपेंड करता है कि उसकी फिटनेस लेवल है और मोटापा उसको कितना नुकसान पहुंचा रहा है। आमतौर पे ये रिसर्च आई हुई है कि अगर हम एक एवरेज मोटा आदमी है जिसको ओबेसिटी परेशान कर रही है सपोजिंगली, उसकी ओवरऑल लाइफ स्पैन अगर हम उसका ऑपरेशन करके वेट कम कर देते हैं तो 10 ईयर्स के करीब बढ़ जाता है। अच्छा जी, तो ये एक बड़ी प्रूवन रिसर्च है। पर इसके अलावा भी हम सिर्फ 10 साल लाइफ बढ़ाने से अलावा मोर इम्पोर्टेंट है उसका डायबिटीज कंट्रोल होना या क्योर होना। वेट जो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है, बहुत ज्यादा हैवी वेट के कारण वो उठ भी नहीं पा रहा, बैठ भी नहीं पा रहा प्रॉपरली। इवन काफी लोग थोड़ा सा चलते हैं सांस फूलना शुरू हो जाता है। तो वो सब चीजें, ये जो सर्जरी ओबेसिटी के लिए होती है ये एंटी डायबिटीज भी कहलाती है? जी, ये एंटी डायबिटीज सर्जरी भी बोली जाती है, क्योंकि इससे एक तो डायबिटीज कंट्रोल हो गया। बहुत सारे पेशेंट में ऐसे होता है कि जो मोटापे के कारण डायबिटीज है, अगर वो यंगर एज ग्रुप में हमारे पास आते हैं, ऑपरेशन करा लेते हैं, तो वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। अच्छा। बहुत सारे पेशेंट में ऐसा देखा गया कि बिल्कुल जीरो हो जाता है। कुछ पेशेंट में दवाइयों की डोजेज 60 से 70% खत्म हो जाती है, 20-30% रह जाती है। तो इंसुलिन वाले पेशेंट होते हैं, काफी बार उसके ऊपर गोलियों पे आ जाते हैं। तो ये एडवांटेजेस रहती ही हैं। डायबिटीज के साइड इफेक्ट तो इटसेल्फ सबको पता है कि जो किडनी पे भी असर करेगा, हर जगह पे, बॉडी का कोई पार्ट छोड़ता नहीं है डायबिटीज। अच्छा, एक सवाल और भी, क्या अगर डायबिटीज को कंट्रोल कैसे किया जाए? डायबिटीज को कंट्रोल, फर्स्ट कंट्रोल तो रूटीन होता है कि वेट लूज करना सबसे पहला हम बताते हैं। एक एक्सरसाइज एक बहुत रेगुलर इंपॉर्टेंट है। फिर ड्रग्स की रिक्वायरमेंट कितनी है,
डायबिटीज भी दो प्रकार की होती है, एक होती है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज होती है, एक होती है मेडिकल डायबिटीज जिसको बोलते हैं, एक होती है जिसको जो वेट के कारण होती है। अच्छा, ये जो मेडिकल डायबिटीज होती है इसमें क्या डेफिशिएंसी होती है ना, अच्छा। टाइप 1 डायबिटीज जिसको बोलते हैं कि इंसुलिन की डेफिशिएंसी है बॉडी के अंदर, या तो वो आपके पैंक्रियास ठीक से काम ही नहीं कर रहे, वो बना ही नहीं रहे नॉर्मली, या बॉडी की रेजिस्टेंस हो गई जो दूसरा है, वो टाइप 2 डायबिटीज गिनते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस जो मोटापा उसका कॉमनेस्ट कारण है। अच्छा जी, तो एक्सरसाइज इसमें अहम किरदार अदा कर सकती है। एक्सरसाइज अहम किरदार करती है क्योंकि एक्सरसाइज से बॉडी के अंदर जो शुगर होती है जो ब्लड के अंदर से सेल्स के अंदर जाती है, तो वो ऐसे ही शुगर लेवल कंट्रोल होता है फर्स्ट स्टेज के अंदर। तो एक्सरसाइज तो मस्ट है इन पेशेंट्स में। तो जाहिर है कि चूंकि आपकी बातें सुनकर हमारे सामीन चाह रहे होंगे कि वो भी सेहतमंद रहे, तो जो हमारे लिसनर्स हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि यूथ लोगों के लिए प्रोग्राम है और नौजवान एक अहम हिस्सा होते हैं मुल्क का, किस तरह से सेहतमंद रहें, अपनी सेहत को किस तरह से बरकरार रखें? देखिए, सबसे पहले तो अपनी डाइट के ऊपर रेगुलर कंट्रोल सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप कैलोरी इनटेक को रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे तब तक आप मोटापे से फाइट नहीं कर सकेंगे। कैलोरी रिस्ट्रिक्ट करने के लिए आपको अपनी हर फूड को वॉच करना है। सेकंड है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज जरूरी है, जितनी कैलोरी चली गई हैं बॉडी के अंदर उनको बर्न करना दूसरा मैकेनिज्म है, पर इनटेक कम नहीं करेंगे तो जितना मर्जी आप बर्न कर लें वो आपका खत्म नहीं होगा। अगर आप लेवल ऐसा पहुंच चुका है कि ना तो कैलोरी इनटेक कम हो सकती है और ना ही एक्सरसाइज हो सकती है, क्योंकि काफी मोटापा इतना ज्यादा आ जाता है कई बार कि उनके लिए एक्सरसाइज भी खतरनाक होती है। हम उनको एक्सरसाइज भी एडवाइस नहीं कर सकते क्योंकि जॉइंट प्रॉब्लम हो जाएगी, गिर जाएगा, कुछ और प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसी स्टेज में पहुंच गए हैं जो मॉर्बिड ओबेसिटी हो गए हैं, उनके लिए ऑपरेशन एक इंडिकेशन शुरू हो गई है विच इज पॉसिबल एंड जिसको ऑप्ट किया जा सकता है एज ए लास्ट रिसोर्ट। लेकिन उससे पहले फर्स्ट यही है, कैलोरीज रिस्ट्रिक्ट करिए, अपनी रेगुलर एक्सरसाइज करिए, और जब भी आपको लगे कि मोटापा आपके कंट्रोल से बाहर आ रहा है, आप अपने थेरेपिस्ट, अपने डॉक्टर की हेल्प लें अर्लीस्ट। अच्छे ये भी एक बीमारी है, इसको अगर आप हेल्थ समझना शुरू कर दें तो वो गलती है। जब भी आपको लगे कि आप सांस फूलना शुरू हो रहा है मोटापे के कारण, डायबिटीज आ रही है, ब्लड प्रेशर आ रही है, तो डायबिटीज और तो मोटापे का ट्रीटमेंट पहले है। तो डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हम आपसे जाते हैं, एक सवाल और भी मेरे जहन में रह गया है, इसमें जो आप अभी जिक्र कर रहे थे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का, बिल्कुल आसानी है। जो वर्ल्ड की टेक्नोलॉजी इस टाइम पे वर्ल्ड में यूज हो रही है, बेस्ट सेम टेक्नोलॉजी हम लोग यूज कर रहे हैं, चाहे यूएस में है या कहीं पे भी। अच्छा, आजकल की सबसे जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है दूरबीन से ऑपरेशन करने की, वो हम कर ही रहे हैं। उसके अलावा भी अभी रिसेंटली एक लॉन्च हुई है स्पाइडर टेक्नोलॉजी, जिसमें स्मॉल होल्स के पहले क्या करते थे लेप्रोस्कोपिक मल्टीपल स्मॉल होल्स से करते थे, 5 से 6 होल्स हो जाएंगे, 3 से 4 हो जाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन द ऑपरेशन, कैसा ऑपरेशन है। कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है तो 5 या 6 छोटे छोटे होल बनाएंगे। मीडियम साइज का ऑपरेशन है, डिपेंडिंग अपॉन क्या अपेंडिक्स का है या किस तरह का, 2 से 3 होल बनेंगे। तो उसी में अब एक और नई टेक्नोलॉजी आ गई है कि जिसमें हम सिंगल होल से भी ये सभी ऑपरेशन करते हैं। वो हम स्पाइडर टेक्नोलॉजी कहलाते हैं, या सिल्स बोला जाता है, सिंगल इंसिजन लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जो होती है। तो उसके अंदर एक सिंगल छोटा सा होल बनाते हैं, उसी के थ्रू सारा का सारा ऑपरेशन हो जाता है। काफी बार ये होल अम्लाइकस के अंदर बनाते हैं हम, जो दिखता ही नहीं है, स्कारलेस हो जाता है, इनके अंदर पता ही नहीं चलता कि कहीं ऑपरेशन भी हुआ है। अच्छा, ये एडवांटेज है। दूसरी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी इटसेल्फ, इसके एडवांटेजेस ये हैं कि ऑपरेशन में ना हम मसल्स काटते हैं, ना इसके अंदर ज्यादा पेशेंट के ज्यादा खींचतान होती है ऑपरेशन के अंदर, ब्लड ज्यादा नहीं वेस्ट होता। हाँ, तो इसमें ज्यादा पेन नहीं होती पोस्ट ऑपरेटिवली, हीलिंग बड़ी अच्छी हो जाती है। ऑपरेशन के बाद जैसे जहां वीकनेस होती है, इंसिजनल हर्नियास बोलते हैं, या हर्निया की प्रॉब्लम होती है, वो इन ऑपरेशंस के बाद बहुत ज्यादा कम हो जाती है। अच्छा, ये एक अच्छा ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, हिंदुस्तान में इलाज कराने के लिए हमारे दूसरे आसपास के ममालिक से भी लोग आते हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, तो इस तरह की सर्जरी के लिए क्या कोई उनके लिए ऑप्शन है? बिल्कुल ऑप्शन है हमारे पास, ना सिर्फ पाकिस्तान, बांग्लादेश। अगर हम पैसे की बात करें जी, मैं वही बता रहा हूँ। इनके अलावा हमारे पास इराक से, ईरान से, साउथ अफ्रीका से, नाइजीरिया से इंटरनेशनल पेशेंट्स बहुत आते हैं, स्पेशली ये ऑपरेशन कराने के लिए। इवन यूके, यूएस से भी आते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेम ऑपरेशन काफी सस्ते रेट्स में होता है एज कम्पेयर टू यूएसए। जो वहां पे ये ऑपरेशन $20,000 से $25,000 में होगा, जो यहाँ पे $5,000 से $10,000 के बीच में हो जाएगा।
इतना फर्क है तो इसीलिए लोग हमारी तरफ आते हैं। और टेक्नोलॉजी में हम बिल्कुल इक्विवेलेंट हैं। रादर इंडियन डॉक्टर्स तो अभी पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं। जी, अगर कोई डॉक्टर साहब इस मौजू के हवाले से, इस टॉपिक के हवाले से कोई बात रह गई जो मैं नहीं पूछ पाया हूँ तो आप हमारे सामीन के लिए बताएं। बेसिकली ये ऑपरेशन के बारे में मैं बता सकता हूँ कि ये ऑपरेशन लेप्रोस्कोपिक से होते हैं, दूरबीन से होते हैं। पेशेंट 3 से 4 दिन के अंदर नॉर्मली फिट हो जाते हैं, घर जा सकते हैं। अपनी रूटीन एक्टिविटी ये 7 से 10 दिन के अंदर शुरू कर लेते हैं, डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट की खुद की तासीर कैसी है कि हाउ फिट दे फील। काफी बार तो तीसरे दिन ही पेशेंट कहता है कि हम गाड़ी चला के ऑफिस जा रहे हैं, पर हम उनको रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि 7-8 डेज आप रिलैक्स करो, उसके बाद से आप शुरू करिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आशीष भनोट, बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही। आपसे दिल तो चाह रहा है कि गुफ्तगू यूं ही जारी रही, लेकिन अब वक्त इजाजत नहीं दे रहा। आप हमारे स्टूडियोज में आए और ओबेसिटी और मोटापे के हवाले से बहुत अहम गुफ्तगू की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है सर। अभी आप एक मुलाकात के तहत डॉक्टर आशीष भनोट से शमीम उस्मानी की बातचीत सुन रहे थे। अगर आप डॉक्टर आशीष भनोट से राबिता कायम करना चाहते हैं तो आप 24x7health@gmail.com या फिर वेबसाइट www.fatclinics.com पर लॉगिन कर सारी